दोस्तों, अनुस्वार मंच पर मैं डॉक्टर संजीव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, प्रोफेसर बीना शर्मा, जो निदेशक हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की। और उनके लेख हम रोज पढ़ते हैं। उनके आलेखों को देख करके बहुत ज्ञान भी प्राप्त होता है और कई जगह पर आनंद भी आता है। उनके लिखने की एक अलग शैली है। आज हम उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। तो स्वागत करते हैं दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और मैं कहूंगी आप मेरा स्वागत मत कीजिए, इस मंच पर बुलाकर आपने मुझे सम्मानित किया है, इसलिए इस मंच तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। इतनी शॉर्ट नोटिस पर आपने स्वीकार कर लिया आने का प्रस्ताव, तो इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं जी। हम आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, कौन कौन सी चीज़ों से हमें प्रेरणा मिलती है। तो यही होंगी हमारी आज की विचार विमर्श। सबसे पहले तो जब साहित्यिक यात्रा की बात करते हैं तो यही प्रश्न उठता है कि साहित्यिक यात्रा कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से शुरू हुई। आपने एक ही सवाल में 3 चीजें पूछी हैं, कब, क्यों और किसकी प्रेरणा से। मेरा मानना है कि एक रचनाकार जिस परिवेश में जन्म लेता है, जिसमें पलता है, बढ़ता है, जिन अध्यापकों के मध्य उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, जिन दोस्तों के साथ रहता है, लड़कियों के लिए खासतौर से उसका जब एक घर बदलता है, इतने सारे वातावरण संबंधी कारक हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं जो उसको एकदम प्रभावित करती है। जी। तो यदि आप कहें कब से शुरू किया, तो मुझे लगता है कि जब मेरी बाल्यावस्था थी और लगभग 8-10 बरस की रही होंगी, तब से मुझे पढ़ने का और पढ़ने के बाद उसे आशु कविता में लिखने का बहुत शौक था। तब कविता का अर्थ भी नहीं जानती थी, पर जो घटना अच्छी लगती थी उसे एक रूप दे देती थी। और कहें कि जो मेरा माहौल था उसने मुझे बहुत बहुत सकारात्मक बल दिया। और जब कभी मैं कुछ कुछ लिख कर दिखाती थी, इवन संजीव जी, यदि घर में भाई की शादी हुई है और मुझे कोई व्यवहार अखरा है तो मैं लिख देती थी उस पर 3 मार्च 1976 हुआ संपन्न भैया का विवाह, भाभी रानी घर में आई, हुआ सभी को परम उछाल। या दीदी है और उसका व्यवहार लगता है तो लिख दिया डिक्टेटर दीदी पर एक कविता लिख दी। यानी आपके पिता के हाथों रोपा गया एक सरिस का पेड़ था, तो उसको देखकर मेरे मन में कविता फूटती थी, ये सरिस का पेड़ देखो लगाया इसे पापा ने, मेरे अच्छे पापा ने। पहले ये छोटा था, पक्का थोड़ा नाटा था, अब हुआ है लंबा चौड़ा, हुआ है लंबा मोटा, जो भी देखेगा वो ये कहेगा लगाया इसे पापा ने। तो इस तरह बहुत छोटे छोटे संदर्भ होते थे जिनके साथ मेरा लेखन जारी रहा। और वही लेखन की एक पृष्ठभूमि ये बन गई कि जो मेरी आसपास की सहेलियां और दोस्त होती थी, और जब वो अपने किसी परिवार में किसी को पत्र लिखना होता तो मेरे पास लिखवाने के लिए आती थी। तो उनको जिस तरह की भाषा मुझे नहीं पता, लेकिन उसको बहुत पसंद किया जाता था। तो मुझे लगता है कि लेखन में शायद उसे रचनात्मकता कहेंगे, वो सब कब घुस गई। और मेरे प्रकृति प्रेम को देखकर और समाज के एक सर्वहारा वर्ग के प्रति मेरा स्नेह देखकर माँ अक्सर कहती थी, तू तो महादेवी पैदा हो गई है। तो हम उस समय महादेवी का अर्थ नहीं जानते थे, लेकिन मन में सोचते थे। और जब महादेवी को पढ़ा तब लगा माँ ने तो बहुत गलत तुलना कर दी, ये कितना ऊंचा व्यक्तित्व, इतना महान व्यक्तित्व, और मैं तो अभी, मेरे तो पैर भी नहीं घर से निकले थे। खैर, कुल मिलाकर इस सब माहौल में मेरी जो बढ़त हुई, जो साहित्यिक संस्कार मुझे मिले, मैं मानती हूँ वहीं से मेरी शुरुआत हुई और वहीं से ये यात्रा चल निकली। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपसे साझा करूंगा। अभी पीछे दिन भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच ने हमको महादेवी वर्मा साहित्य भारती पुरस्कार दिया। जी। तो मेरे को बहुत ही अच्छा तब लगा कि जब वो पुरस्कार मुझे हिंदी भवन के महादेवी वर्मा कक्ष में प्राप्त हुआ और मेरी किताब महादेवी वर्मा काव्य चेतना एवं शिल्प का जो लोकार्पण वहीं हुआ। और
सारा महादेवी वर्मा में था, मेरी तो रोल मॉडल रही, तो हमें अच्छा लगा सुन के। जी। तो प्रकाशन के संदर्भ में आपकी कविता पहले प्रकाशित हुई या कोई गद्य? प्रकाशन के संदर्भ में स्थितियां ये रही कि जो हमारी विद्यालयी और महाविद्यालयी पत्रिका होती थी, तो उसमें जब लेख प्रकाशित होते थे तो मैं अक्सर उसमें लिख कर देती थी। और कविता प्रकाशन की मैंने कविता कभी प्रकाशित नहीं करवाई, क्योंकि मुझे लगता था मैं जो लिखती हूँ पता नहीं वो काव्य की कसौटी पर कितनी खरी उतरेगी। लेकिन जब सन 87 में मेरा ये केंद्रीय हिंदी संस्थान का सफर प्रारंभ हुआ और वहीं तमिलनाडु का एक अखबार निकलता था, वहां एक माई मदर साड़ी एक कविता थी, मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया, मेरी माँ की साड़ी, और वो अनुदित होकर जब छपी तो मुझे लगा कि इस कविता को बहुत प्रशंसा भी मिली, तो मैं कहूँ कि कविता के रूप में सबसे पहले वहां छपी। और उसके बाद रचनाएं तो अनेक अनेक पटल पर, क्योंकि मैं आकाशवाणी में भी जाती थी, तो मेरा बहुत उसका प्रचार प्रसार रहा। लेकिन जिसको कहते हैं कि एक पुस्तकाकार रचना आपकी कब आई? संस्थान में रहते हुए लेख लिखना, संपादन करना, अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के लिए पाठ लिखना, उसमें कविता लिखना, इस सबको अलग करें। तो मुझे लगता है कि जब मैंने हिंदी शिक्षण पाठ योजना पुस्तक लिखी, जब मैंने अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिक्षण का परिप्रेक्ष्य पुस्तक लिखी, जब मैंने भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक पुस्तक लिखी, जब मैंने संस्कृति और दर्शन पर काम शुरू किया, तब मुझे लगा मेरे लेखन की यात्रा, जिसको प्रकाशित होना कहते हैं, लिखा मैंने बहुत सजीव, जिसमें कोई दो मायने नहीं है, बल्कि घर में छोटी छोटी चिंधियां मिलेंगी जिसमें अनेकों कविताएं मिल जाती हैं, सुना देती हूँ। और एक उपन्यास मैंने शुरू किया इस जीवन यात्रा को लेकर, लम्हे लम्हे, लेकिन उसको मैं पूर्ण रूप नहीं दे सकी। मुझे लगता था कि अभी तक इसमें बहुत सारी घटनाएं जोड़नी है, और वो भी कहीं डिस्पर्स हो गया। लेकिन बहुत संजीदगी से, जिसको लेखन कहते हैं, जिसमें कहते हैं बहुत नियमितता रहती है, तो मैं लगभग 2014 के बाद सजग हुई कि मुझे लिखना है। तब भी प्रकाशन का मूड नहीं था, लेकिन जब कुछ पुस्तकें छपकर सामने आ गई और मुझे लिखने का रोग लग गया, तब वो एक उसकी श्रृंखला बन गई है, और तब से लगातार लिखन जाए। अच्छा हुआ ये रोग लग गया, कम से कम आपकी इतनी अच्छी लिखी हुई तो टिप्पणियां जो रोज आती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और उस विषय में भी मुझे थोड़ा सा कुछ अपनी ओर से बताना है, हालांकि वो मुझे नहीं पता आपका प्रश्न है या नहीं है। मुझे लगा कि बहुत सारी पुस्तकें पाठ्यक्रम की लिखते लिखते तो हमारा एक बहुत सीमित क्षेत्र होता है कि उतना ही लिखना है। लेकिन अपने जीवन के 60 वर्ष पूरा करने के बाद अक्टूबर 2019 में मुझे संकल्प आया कि अब 60 साल के हो लिए, चलिए अपना फैला समेटते हैं। तो मैंने जीवन अनुभवों को लिखना शुरू किया, और वही जो प्रतिदिन मैं लिखती थी उसको सफरनामा, और 1 साल का संकल्प मैंने लिया कि 365 दिन लिखूंगी। उसके 4 अंक आए, और 4 के बाद जब चौथा साल में जब इसको समेट रही थी, तो मेरे सारे पाठक और जो ग्लोबल पाठक हो चुके थे, उन्होंने कहा नहीं, इसको रोकिएगा मत। तो उसको फिर सफर जारी है मैंने किया, और सफर जारी के 3 खंड आज तक आ चुके हैं, चौथा आपके पास ही है, 5वां पढ़ रहे हैं। चौथा तो अगले शायद हम जनवरी में ही दोनों को एक साथ अपने सामने देख सकेंगे। और ये एक अंतहीन सफर है, इसलिए मैं उसको सफर जारी है लिखती हूँ। जब तक दम में दम है, जब तक सांस है, तब तक आस है, तो तब तक लिखता रहा जाएगा। यही तो एक लेखक की विशेषता होती है कि जब तक वो लिख सकता है वो लिखता रहता है, उम्र आड़े नहीं आती। बल्कि इस समय तो आप ज्यादा मुक्त हैं। उम्र तो एक समय में आड़े आती है जब आप कहते हैं कि नौकरी भी है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, सामाजिक भी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो लिखने वाला है वो शायद उसके लिए सब बंधन नहीं होते तो इतने बड़े बड़े जो साहित्यकार और रचनाकार हुए, उन्होंने तो बहुत व्यस्तताओं में लिखा। जी, तो मैं देखता हूँ कि 2 विधाएं, आलेख की और कविता की तो स्पष्ट हो गई, और किसी विधा में भी आपने काम किया? मुख्यतः तो मैं ये मानती हूँ कि हम साहित्य की 2 ही विधा मानते हैं, और गद्य के ही रूप है, फिर चाहे वो रेखा चित्र हो। हाँ, उसमें मैंने पत्र बहुत लिखे, पाती लिखी के नाम से मैंने लिखे, मैंने डायरी लिखी,
मैं एक प्रयास संस्था चलाती हूँ समाज के उस निर्धन वर्ग के लिए, जो यहाँ हमारे आगरा शहर में आकर पेंट का काम, मजदूरी करते हैं, घर बनवाते हैं, उनके बच्चों के लिए एक संस्था चलाती हूँ। उस संस्था में जितनी भी जो मेरा सिलेबस है, मतलब सिलेबस ऐसा नहीं है कहीं मैंने उठा लिया, उसको मैंने कई मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, भाषाविदों के साथ मिलकर तैयार किया, और उसकी जब मैं पृष्ठभूमि लिखती हूँ, उसकी जो पुस्तकें लिखती हूँ, उसमें गीत होती है, कविता होती है, समाज विज्ञान के पाठ होते हैं, इतिहास होते हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चे जो नाटक करते हैं, उन सब नाटकों की लेखिका मैं को किस तरह की इस कहानी को मैं एक नाटक का रूप दे देती हूँ। कभी कभी कुछ घटनाएं हैं बच्चों को सिखाने के लिए उसका नाटक का रूप देती हूँ। तो आप ये गद्य की अनेक विधाएं मान सकते हैं कि जिसमें मैंने अपने को व्यक्त करने की कोशिश की। और कविता तो मेरे मन से किसी भी स्थिति में फूट जाती है। हो सकता है आपसे बातें करते करते ही कविता याद आ निकल आए। जाए, बन जाए हाँ, कोई और भाव। गद्य के लिए मैं थोड़ा सोच कर, समझ कर और विचार कर उसमें। बहुत सुंदर। जब आपने लिखने का चुना जी, तो कविता और उसमें आलेख में कैसे निर्णय किया कि आलेख ज्यादा लिख लें या आलेख मुख्य रूप से लिखने हैं? मुझे लगा कि आलेख मुक्त रूप से लिखा जा सकता है। कविता में मैं उसको तुकबंदी तो नहीं कहूंगी, पर अक्सर जब मैं कविता लिखती हूँ, क्योंकि मेरे पति भी साहित्य जगत से ही हैं, तो वो कहते हैं कविता को माजू। अभी इसमें रस अलंकार छंद देखो, मैं कहती हूँ नहीं, मैंने एक बार जो लिख दिया, मैंने सच लिखा है, और दोबारा मैं उसको मैं पॉलिश नहीं करूंगी, उसमें से कुछ शब्द घटाऊंगी बढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि कविता पहली बार में जो लिखी होती है वही वह सच सच्ची होती होता है, है, वही और सच्ची होती बाद में तो हम उसको केवल काटते छांटते, ये इससे ये भाव ना निकले, सब करते हैं। तो मैं कविता में भी जब जाती हूँ तो कविता भी मेरी बहुत मारक और तीखी हो जाती है, क्योंकि मैं सच छुपा नहीं पाती। मैं बहुत है। गोल गोल नहीं लिख पाती, जो है सो है। हाँ, मेरा भी ऐसा ही है कि मैं कविता जी, कभी रिवाइज नहीं करता। वर्तनी की अशुद्धियां और काव्य के उसकी वो वाक्य अलग की बात है, अशुद्धियां लेकिन मैं अलग बात मूल है, भाव नहीं बदल पाती। मूल जो भाव नहीं मूल बदलता। भाव है, जो मैंने लिखा, एक आप जानते हैं चाली, चाली समझते हैं ना, जो जी, हमारे घरों में मकान बनता है, जो शैली हम होती है। बल्ली आते हैं, तो उस बल्ली को लेकर एक कविता मेरे जेहन में पैदा सुंदर, हुई थी, स्त्री को सुनाइए ना, लेकर। सुनाइए। कि एक स्त्री का जीवन बल्ली की तरह होता है। बल्लियां आती हैं, काम में प्रयोग लाई जाती हैं, और एक कोने में टिका दी जाती है, और फिर अगला अगला जब मकान बनता है तो फिर बल्लियों को उठाकर वहां ले जाया जाता है, लेकिन बल्लियों का अपना कोई अपना जीवन नहीं है। नहीं। तो कभी कभी बहुत छोटी सी चीज कौंधती है, और वो ऐसे कौंधती है कि वो एक रचना कर्म में आकर सामने आ जाती है। शायद इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं नहीं जानती, पर लोग ऐसा कहते हैं कि जो एक सीधा सच्चा सरल और सहज मन है, वो बनावट नहीं जानता, बनावट नहीं वो जो है उसको कह देता है, वो जो है। भला लगे बुरा लगे। इसलिए ऐसा कि शत्रु बहुत होते हैं, मित्र बहुत कम हो पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो क्या कहना चाहिए, बहुत उसको चमकाना और बहुत पॉलिश करना ये सब शायद नहीं जानता है, और उसको सपाट बयानी भी कह सकते हैं, वही नहीं, मैंने तो कह दिया। नहीं, वो मौलिक रहता है, वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो मौलिक लिखा। हाँ, लेकिन उसके खतरे बहुत है संजीव जी, उसके उस लेखन के अपने खतरे बहुत हैं। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे बहुत किसी परिचित ने कहा, क्या आप अपनी आत्मकथा लिख रही हैं? तो मैंने कहा, आपको कहाँ से लगा कि आत्मकथा है? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कभी आप जीवन के प्रसंग लिखती हैं। मैंने कहा, हाँ, हम सबके जीवन के प्रसंग लगभग एक से है, कुछ छिपाते हैं, कुछ बता देते हैं, कुछ को कहते हुए भय लगता है। तो हमने कहा, इतना खुला हुआ जीवन हो तो उसमें क्या छुपाना और क्या वो करना, जो है सो है। सो है। तो आपका रचना संसार तो बहुत व्यापक हो गया, डायरी लिखना और संस्मरण लिखना, ये सब रेखा चित्र, ये सब लोग नहीं लिख पाते, सबके बस की बात नहीं है। मेरे पास शायद शायद मुझे उसका एक कारण ये भी लगता है कि जब हम बंद कर नहीं लिखते बहुत,
या जब हम कहें कि हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं लिखते, स्वांतः सुखाय लिखते हैं, जो अच्छा लगता है वो लिखते हैं। और आपको फिर ये भी नहीं होता कि इसको लेकर किस तरह से समाज किस तरह से लेगा, या वो चिंता जब आपकी नहीं रहती तब आपका लेखन विस्तृत ही होता है, क्योंकि आप अनुभव बांट रहे होते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि मेरे 500 किताबें जो निकली अभी तक, उनमें एक पहली एक डायरी आई रूप सिंह चंदेल की। जी जी जी। बाकी डायरी ही नहीं है। एक आपका जो होता है प्रतिदिन के हिसाब से आता है बाकी और उसको कमल किशोर गोयनका जी ने तो उसको नाम ही भारतनामा दिया। उन्होंने कहा कि इतनी लोकोक्तियां, इतनी कहावतें, इतनी ब्रज भाषा के संदर्भ एक ही जगह पर निहित उन्होंने लिखा है कि ना वह डायरी है, ना वह उपन्यास है, ना वो आत्मकथा है, वो भारतनामा है, जिसमें भारत के हर व्यक्ति का जीवन चित्रित हो जाता है, चाहे वो गांव हो, देहात हो, शहर हो अथवा मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो उसका नाम भारतनामा क्यों नहीं रखा? ऐसा होता है कि वो मैं लिख रही थी तो मैंने उसको एक सफर के रूप में लिया। जितने भी मेरी भूमिका है, कभी समय होगा तो आप सभी 7 खंडों की भूमिका पढ़िएगा, और मंतव्य मैं पाठकों के ही लेती हूँ, 10 से 12 मंतव्य हर में है। उसको पढ़ते हुए मैं अपनी जांच करती हूँ कि मैं कहाँ, क्योंकि मेरा पाठक तो सामान्य वर्ग है, और वहां देखते हुए मुझे लगता है कि लेखक जो लिखता है उसकी जो प्रतीति समाज लेता है, पाठक के पास जो जाता है वो शायद बड़ी बात है। वो जिस रूप में ले रहा है मुझे वो स्वीकार है। उन्होंने कहा भारतनामा, उन्होंने कहा कि ये शोध के लिए शोध है कि कभी भविष्य में, ये विमलेश कांति वर्मा बहुत बड़े भाषाविद हैं, उनका कहना है कि वीना जी इस काम को बड़ा संभाल कर रखिए, भविष्य में मुझे लगता है विश्वविद्यालयों में ये सोर्स ऑफ शोध बनेगी कि हम किस पर काम करें, कहाँ हमें एक साथ बहुत सारा मैटर मिल सकता है जीवन अनुभवों से जुड़ा हुआ हो, तो शायद एक जगह विरासत के रूप में उसे संजोया जा सके। बिल्कुल सही कहा। आपकी ये जो त्वरित टिप्पणियां हैं ये बड़ी मूल्यवान हैं। कोई उसको भले ही कहे कि वो हल्का फुल्का तजुर्बा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अंदर एक पूरा का पूरा व्यक्तित्व समा जाता है। हाँ, क्योंकि जो लिखा जाता है वो अचानक नहीं, शून्य में नहीं लिखा जाता। दिन भर जो दिन के 24 घंटे हैं उसमें जितनी घटनाएं हैं, जितने प्रभाव हैं, वो सब आपको कहीं छूते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ 2 लाइन लिखना बहुत मुश्किल है। वो लाइन भी तब आती है जब आप बहुत प्लान नहीं हो पाता। दीदी मैं आपको बताऊं, मैंने उर्वशी 4 साल पहले शुरू करी थी, 5 साल पहले, और 4 साल लगे पूरे होने में। और वासव दत्ता सुबह चाय के साथ बैठे थे और शाम को डिनर के साथ खत्म। छोटी है जी जी, वो आप लिख नहीं सकते अगर भाव ना आए तो, जबरदस्ती पेन डाउन नहीं कर सकते। और एक बात और कहना चाहती हूँ संजीव जी, लोगों को शायद कभी कभी लगता है कि अचानक नहीं लिखा जाता है, वो कब से पक रहा होता है, कितना कितना जम गया होता है, जरा सी संध मिलती है, एक सुई चुभती है और सारा एक साथ बहने लगता है। तो जो बहने की प्रक्रिया है, जो लिखने की प्रक्रिया है, वो कुछ क्षणों में संपन्न नहीं होती। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। चलते चलते आप गाड़ी में जा रहे हैं, बैठे हैं, ध्यान में वही चल रहा है, और फिर पता चला फ्रेम तैयार हो गया तो लिखा। देखिए कभी कभी रात को 1:30-2 बजे 4 बजे नींद खुलती है, नींद खुल जाती है और वो पूरा एक बिंब आ जाता है। सही कह रहे हैं ये। और आने के बाद मुझे लगता है कि सबसे पहले इसे मैं नोट डाउन, क्योंकि मैं कोई वहां संदर्भ ग्रंथ लेकर नहीं बैठी हूँ, वो तो एक दायरा है, दायरे में जो चीजें आती जाती हैं वो निकलती जाती है। वैसे इन टिप्पणियों में आपकी विषय वस्तु तो बड़ी व्यापक है, बड़ी विस्तृत है, लेकिन किसी एक विषय पर लिखने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? ऐसे ही मन में आया कोई विषय तो उस पर लिख दिया, या कुछ चयन की? नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, और बड़ा आपने मौजूद प्रश्न पूछा है। ऐसा नहीं होता कि हमारे मन में अचानक आ गया और लिख दिया। हमारे आसपास का जो मेरा परिवेश है,
जिसमें मैं देख रही हूँ कि प्रतिदिन मूल्य क्षरण हो रहा है, जिसमें भाषा के संस्कार लुप्त हो रहे हैं, जिसमें लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, हमेशा क्रोध में, गुस्से में, चित्कार में रहते हैं, वो सब मुझे बहुत अखरता है। और उसको लेकर मैं हर रोज एक अपना पैरामीटर तय करती हूँ, आज मुझे इस विषय को उठाना है। लिखने की भी मेरी अपनी एक सीमा है, लगभग 1.5 से 2 पेज का वो मैटर होता है। वो जस्ट टिप्पणी नहीं है, वो उतने संक्षेप में एक विस्तार का एक सीमित रूप है, जिसको कहते हैं गागर में सागर, जिसको कहते हैं बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह जाए, उसको व्याख्या आप मत कीजिए, व्याख्या तो पढ़ने वाला करेगा। और मेरा संदेश जब पहुंच जाता है और जब वो टिप्पणियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो मुझे लगता है मेरी बात पहुंच गई, बस मेरी बात पहुंच गई पाठक तक, मेरी बात पहुंच गई। आपकी रचना प्रक्रिया में किन किन तत्वों का या किन किन बातों का विशेष प्रभाव रहता है? हाँ, मेरी रचना प्रक्रिया में मुख्यतः मैं उसको संवेदना को बहुत स्थान देती हूँ। शब्दों की बुनावट, उस भाव का पकड़ना और पककर बिल्कुल फूटने की स्थिति में आ जाना। कच्चापन और अनगढ़पन से नहीं लिखा जाता। कहने के लिए व्यक्ति भले ही कहे कि मैंने 5 मिनट में लिख दिया, मैं जानती हूँ उस 5 मिनट के पीछे कम से कम कितने 5 मिनट लगे होते हैं, कितने 5 मिनट लगे होते हैं, वो समझ नहीं आता। इसलिए जो रचना प्रक्रिया की एक बुनावट है, जो उसमें शब्दों का ढलना है, वाक्य में जाना है, शब्द विशेष का चयन है, उसे आगे रखना है, पीछे रखना, किसके बाद क्या आना है, वो सब पूरी रचना प्रक्रिया मेरी तो मूलतः संवेदना से प्रभावित होती है। और मेरी सच में, हालांकि कह सकते हैं कि उतना व्यक्ति को संवेदनशील नहीं होना चाहिए, पर मन है तो है, नहीं है तो छोटी बड़ी घटना प्रभावित करती है, और करती है तो वो फूटती है, मोटी खाल की नहीं। कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ओढ़े बैठे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चुभता है, गड़ता है, प्रसन्नता भी होती है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, परिवार में जब दीदी वगैरह आती थी तो मैं ताली बजाते हुए बाहर तक जाती थी, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। तो माँ कहती थी बड़ी हो गई हो, अब थोड़ी इसको कर। तो हम कहते थे इसमें खुश होने में भाई बड़ा होना क्या है, खुशी तो खुशी है, खुशी तो किसी के आने पर भी हो सकती है। और हम वही भाव यदि व्यक्ति का जिंदा रहे, तो मुझे लगता है कि रचना करना कभी उतना क्लिष्ट भी नहीं है, बशर्ते आपके पास कच्ची मिट्टी हो, बशर्ते आपको उसको ढालने के लिए सांचा हो, बशर्ते उसमें लोच हो, बशर्ते आपके मन में एक आकार पहले से फिक्स हो कि मुझे इसका बनाना क्या है। बहुत सुंदर, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अब एक प्रश्न आ जाता है कि आपको अगर एक रचना चुननी हो तो सबसे दिल के करीब कौन सी रचना है? हालांकि इस प्रश्न का जवाब थोड़ा सा रचनाकार के लिए मुश्किल होता है। उसके जितने पात्र होते हैं, जितनी रचनाएं होती हैं, उन्हें गढ़ता है एक माँ की तरह से। तो जिस तरह एक माँ को ऐचक वैचक टेढ़ा भोंदू सब तरह के बच्चे पसंद होते हैं, कहना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी कहानियों में एक छोटू पात्र है। वो छोटू मेरे दिल के बहुत नजदीक है। वो छोटू कभी कभी होटल में बर्तन धोता छोटू भी होता है। वो छोटू भी होता है जिसके बड़े बड़े आंसू बह रहे हैं, जो मालिक के पिट रहा है। वो छोटू भी होता है जो पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं पढ़ पाता, जिसके पैरों में चप्पल नहीं होती। तो वो मेरा एक प्रिय पात्र है, जो मेरी हर रचना में कहीं अपना चेहरा दिखाने के लिए घुस आता है। आप से एक प्रश्न अगर अनुमति हो तो पूछूं? जी। केंद्रीय हिंदी संस्थान जिसमें आप निदेशक हैं, इसका क्या रोल है और क्या प्रोफाइल है इसकी? बहुत अच्छी बात आपने, मैं कहूंगी मेरी मातृ संस्था केंद्रीय हिंदी संस्थान, जिसने इतनी मुझे गरिमा दिलाई, इतना सम्मान दिलाया, जितने मुझे देश में नहीं विश्व में मेरे पढ़ाए हुए इतने विद्यार्थी हैं कि जो आज भी आधी रात कभी फोन करने में नहीं झिझकते। इसका एक ही उद्देश्य है, हिंदी की साधना,
हिंदी तक विद्यार्थियों का शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए नवीकरण पाठ्यक्रम, उनके लिए सामग्री का निर्माण और अधिक कहें तो हिंदी की बढ़त के लिए जो भी किया जा सकता है उस सब की ओर केंद्रीय हिंदी संस्थान क्रियान्वयन की राह पर है। वाह। अभी हमारी 7 नई योजनाएं हैं जिसमें भाषा सेतु नाम का एक पोर्टल तैयार हो रहा है। विदेशों में हिंदी प्रचार प्रसार योजना के अंतर्गत कार्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी आदि आयोजित करने, हिंदी पत्रिकाओं और पुस्तक प्रकाशन दोनों आर्थिक सहयोग देने की बात है। लेखकों, विद्वानों, स्मृतियों की हिंदी सेवियों की स्मृति को संरक्षित रखने की कार्य योजना है। देश विदेश के हिंदी विद्वानों और लेखकों का आर्थिक डाटाबेस है और आपातकालीन स्थिति में साहित्यकारों की आर्थिक सहायता करने की योजना है। केंद्रीय हिंदी संस्थान एक महाविद्यालय नहीं है, बल्कि मुझे कई बार तुलना करते हुए लगता है केंद्रीय हिंदी संस्थान आज वह वैश्विक इकाई बन चुका है। यदि कोई हिंदी सेवी और बड़ा हिंदी कर्मी है तो वो केंद्रीय हिंदी संस्थान से तैयार होकर गया है और इससे बड़ी शायद केंद्रीय हिंदी संस्थान की गरिमा कोई नहीं हो सकती। हिंदी सेवियों को सम्मान देता है। संस्थान से 8 पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, अध्येता कोश प्रकाशित होते हैं, विश्व कोश का प्रकाशन है, समग्र रूप में केंद्रीय हिंदी संस्थान है। उसे हम केवल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ अध्यापक तो तैयार होते हैं, अध्यापकों का नवीकरण भी किया जाता है, सांधिकालीन पाठ्यक्रम भी है। विदेशों में हिंदी प्रचार प्रसार योजना के लिए 100 सीट हमारे पास आगरा में और 100 दिल्ली में है। कोलंबो में हमारा पाठ्यक्रम है, अफगानिस्तान में वही कोर्स चल रहा है, मॉस्को में हम खोलने जा रहे हैं और सभी देशों में ऑनलाइन हिंदी शिक्षण की योजना हम बात कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय हिंदी संस्थान मूल रूप में हिंदी को पकड़े हुए है। हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे हो, हिंदी जन जन तक कैसे पहुंचे और वह हिंदी तर क्षेत्रों में कैसे पहुंचे, बहुत सुंदर। इस संदर्भ में 1-2 बातें मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। जी जी। इंडिया नेटबुक्स हिंदी साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य से रिलेटेड पुस्तकों का प्रकाशन करता है इंडिया में, और अब अमेरिका में भी इंडिया नेटबुक्स LLC के नाम से एक कंपनी सेटअप की हुई है जो विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनके साहित्य का प्रकाशन को आसान करता है जी। और दूसरा ये कि हमें अमेरिकन कंपनी होने के नाते Amazon.com पर एंट्री मिल जाती है, तो हमारी सारी जो ई-बुक्स हैं या किंडल बुक्स हैं वो सारी ग्लोबली अवेलेबल होती हैं जी। धीरे धीरे प्रिंटेड बुक्स भी ग्लोबली अवेलेबल होंगे। तो ये तो हमने सेटअप रखा। अनुस्वार पत्रिका हमने शुरू की है जी। मुझे मिला अंक उसका, दूसरा और तीसरा अंक अपने संयुक्त अंक भेजा है जी। तो आशा है कि वो आपको ठीक लगेगा और जो उसमें कमियां लगे हैं वो कृपया बताइएगा बिना हिचक के। अवश्य। एक शिक्षक की दृष्टि आलोचना की हमेशा रहती है और वो जहाँ 100 में से भी 100 टिक में एक लाल निशान लगाने की उसकी एक आदत पड़ जाती है, हालांकि उससे बचना चाहिए पर उसकी आदत में आ जाता है। नहीं, आप निशान लगा के मुझे बता दीजिए क्योंकि उसमें वर्तनी की काफी मिस्टेक्स छूट गई हैं, एडिटर ने नहीं ऐसा किया। वो शायद एक बार प्रूफ रीडिंग आप जिनसे कराते हैं उनको ही संकेतित कर दे, उतना ही काफी होगा जी। और अगली जो अंक है वो प्रताप सहगल समग्र के तौर पर आ रही विशिष्ट व्यक्तित्व, तो वो जनवरी के आखिर तक निकालेंगे। इसके अलावा हमने 4 पुरस्कार सेट किए हैं जी। एक व्यंग रचना के लिए, एक व्यंग आलोचना के लिए, एक महिला कवयित्री के लिए जी, और एक पुरुष कवि के लिए। ये 4 पुरस्कार सेटअप किया है। इसके अलावा कई संदर्भ ग्रंथ पर काम किया है और कर रहे हैं, जैसे हिंदी व्यंग कोश, हिंदी हास्य कोश, व्यंग की व्याकरण, इस तरीके के कई प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमें हर्ष होगा अगर किसी जगह हम योगदान दे सकें, केंद्रीय हिंदी संस्थान की किसी योजना में हम कुछ योगदान दे सकें। अवश्य। हमारे अमेरिका के साथ गहरे संबंध है हिंदी संस्थान का, क्योंकि हमारे तीनों बच्चे अमेरिका में सेटल्ड हैं
तो 6 महीने हमारे अमेरिका में गुजर बहुत चुके, अच्छा। 6 महीने। जी जी जी, पर बारी आपका हुआ है जी। अब वर्तमान में अगर देखते हैं तो लेखनी का विस्फोट हो रहा है। लेखक लोग बहुत कुछ लिख जी रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं। सोशल मीडिया में भी आ रहा है और प्रिंटेड में भी आ रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे अखबारों में लगातार जी साहित्य से रिलेटेड सामग्री छप रही। जी लेकिन जी जी पाठक उतना प्रभावित नहीं हो पा रहा, जुड़ नहीं पा रहा उतना। क्या कारण लगता है आपको? जी जी। अभी जब हम लोग बातें कर रहे हैं तो बार बार एक बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत संवेदना स्तर होता है। क्या लिखने वाला पाठक के उस मन को छू पा रहा है? वो लिख किसके लिए रहा है? कई बार लिखना केवल और केवल अपनी पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के लिए हो सकता है। जी कई बार लिखना अपने प्रमोशन के लिए हो सकता है। कई बार लिखना पुरस्कार के लिए हो सकता है। पाठक तक केवल और केवल वही रचना पहुंचती है जो उसके मन में सीधी जाकर कट जाए। जी तो बहुत अधिक लिखा जाना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है उपयोगी, शाश्वत और कालजयी लिखना। और वो केवल तभी होता है कि जब आप अपने आसपास के परिवेश को खुली आंखों से देखते हैं, उसे अनुभूत करते हैं, उसमें रमते हैं। ऐसा नहीं करते मुझे क्या करना। और लेखन कभी एक बंद कमरे में बैठकर नहीं। जब तक आप वहां गए नहीं, आपने उससे बात नहीं की, संवाद नहीं किया, कैसे लिखेंगे आप? ठीक बात है। तो अभी डिजिटल युग में आपको साहित्य का क्या भविष्य प्रतीत होता है? देखिए, जैसे जैसे समय बदल रहा है, अब एक वो समय आ चुका है कि जितनी घर में किताबें समा सकती थी, उसकी 10 गुनी किताबें एक छोटे से स्मार्टफोन की मेमोरी में आ जाती ठीक बात है। है। और अब किसी को कुछ याद भी नहीं रखना होता, सब कुछ इसमें एक स्टोर है, बस इसको संभाले रखना होता है। और कोई डिक्शनरी नहीं देखनी होती, कोई शोध ग्रंथ क्या, एक गूगल है, उसमें जाकर सब देख लें। सब मिल जाता है। तो जहां हम डिजिटलीकरण के इस रूप में जा रहे हैं, अब मेज कुर्सी पर पढ़ने की, बैठकर पढ़ने की बाध्यता भी नहीं रही। जी आप लेट कर पढ़ सकते हैं, ट्रेन में पढ़ सकते हैं, जितने भी संदर्भ हो सकते थे। तो डिजिटलीकरण का यदि विस्फोट हो रहा है, और मुझे लगता है कि कितना भी विस्फोट हो जाए, लेकिन जो एक कागज की सुगंध है, वो एक हाँ, पुस्तक का रूप है, वो इसमें सर्फिंग करते हुए नहीं आ पाती है। नहीं आ पाए। वही चीज अब जब लोग बहुत कहते हैं, अरे क्या छपवाने की जरूरत है, पीडीएफ भेज दो। उनका भाई पीडीएफ तो भेज देंगे, लेकिन जिन लोगों को आदत, जो किताब के पन्ने पलटने की जो खुशबू है, तो डिजिटलीकरण कितना भी हो जाए, चाहे आप पूरी लाइब्रेरी को डिजिटलाइजेशन कर दें, लेकिन प्रिंट मीडिया अपनी जगह वैसी ही रखेगा जैसी उसकी थी। उसका कोई विकल्प अभी हमारे पास नहीं। प्रवासी भारतीयों के जो साहित्य हैं उसमें समृद्धि के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? हाँ, उसमें मुझे लगता है, मैं जितना प्रवासी साहित्य पढ़ती हूँ, कई बार प्रवासी साहित्य में जो अपने देश में रहते हुए कभी आंखों तर नहीं आता, वो अचानक कैसे देश छोड़ते ही वहां जाकर संवेदना का विषय बन जाता है, कैसे उस पर कलम चलने लगती है। तो कई बार लगता है कि आपकी विवशता, आपकी मजबूरी आपको कहीं उस ठीक बात है। नहीं छोड़ रही। इसलिए मुझे लगा, यदि हम प्रवासी साहित्य की बात करें और हम ये भी कहें कि उसकी समृद्धि की है, तो अनुभव शून्यता तो कम से कम वहां। तो आप जो अपने साथ लेकर गए हैं वो बोलना चाहिए, प्रेशर में।
कि मुझे लिखना है, एक मंच मिल गया इसलिए मैं कुछ भी लिख दूं। मैं बहुत पढ़ती हूँ, सच बताऊं कि मैं जब तक जितना समय मेरे पास, यदि कोई मैं मीटिंग और मेरा बोलने का नंबर नहीं तो उतनी देर में बहुत लघु कथाएं बहुत अधिक पढ़ लेती हूँ, छोटे छोटे समय। और उन सबको पढ़ते हुए मुझे लगता है अरे ये इसको थोड़ा, ये शायद दबाव में लिखी गई एक बात है, उसका वो रूप नहीं है। क्योंकि आप जहां होते यदि वहां के नहीं होते तो भी आप न्याय नहीं कर रहे, ठीक बात। आप अतीत बहुत दिन नहीं रह सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सजग, थोड़ा सा सचेतन, थोड़ा सा उस माहौल में रंग कर लिखा जाए तो संभवतः वह साहित्य और सामने समर्थ होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकता हूँ कि लेखन कार्य के अलावा आपकी हॉबी क्या है? अरे वाह मैं इसे कहूंगी, एक यदि आप रचनाकार से पूछे तो उसका शायद एक ही जवाब होगा कि लिखना उसका पैशन होता है और उसके साथ साथ जितनी चीजें चलती हैं वो सब उसकी अभिरुचियां होती हैं। एक लेखक जैसे लिखे मैं कहूँ तो मैं बोले बिना नहीं रह सकती, ठीक बात है। संवाद के बिना नहीं रह सकती। कभी जो बचपन में पढ़ लिया था वसुधैव कुटुंबकम, मुझे लगता है सब तो मेरे हैं, सबसे मिला जा सकता है। तो जो एक संवाद स्थापित करने का, संपर्क स्थापित करने की बात है, और एक बहुत जो एक परेशान बच्चा है उसके सिर पर हाथ फेरने की बात है, पीठ पर हाथ रखने की बात है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा पैशन है, वो मेरी एक अभिरुचि है। इसीलिए शायद वो प्रयास संस्था का जन्म हुआ, इसीलिए समाज में जो मेरा एक बहुत बड़ा दखल है। और कई बार लोग कह देते हैं कहीं भेजना हो तो इसको भेज दो, तो मैंने कहा अभी नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब से माँ हर काम के लिए तुम चले जाओ, जहाँ कोई नहीं जा रहा है उसको भेज दीजिए। तो वो मुझे लोगों के साथ जुड़ना पसंद है, बहुत समूहों में अपनी बात रखना पसंद है, बोलना पसंद है, संवाद करना पसंद है, डिबेट करना पसंद है, वक्तव्य देना पसंद है। बस ये लिखना और बोलना यही दो मेरे पास चीजें हैं जिनके साथ मैं रहती हूँ। घूमने का शौक नहीं है? घूमती बहुत हूँ, लेकिन उस घूमने में भी एक रचनात्मकता आ जाती है। जैसे मैं एक छोटा सा अभी हम लोग प्रयागराज गए, प्रयागराज एक आजादी अमृत महोत्सव के अंतर गए थे, लेकिन वहां जाकर जब हम साहित्यकारों की जन्मस्थली गए और वहां बैठकर तो मुझे लग रहा था यदि पंत उस नक्षत्र में बैठकर ऐसी रचना लिख सकते तो मुझे भी यहाँ कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो मैं भी बहुत अच्छा लिखूं। जब मैं सिक्किम जाती हूँ संस्थान में नौकरी करते हुए, हमें प्रवास और घूमने का बहुत बड़ा आनंद मिला है। और वो ऐसे तो कहूंगी कि मैं ताजमहल भी नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे पास यदि काम हो तो मैं 10 प्रवास एक ही दिन में कर कर आ जाऊंगी। मैं भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़ी हुई हूँ, वहां मेरे पास एक प्रकाशन का दायित्व है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मैं सदस्य हूँ। तो मुझे लगा कि वहां एक ही बात सिखाई जाती है कि आपके संवाद का स्तर जितना स्पष्ट होगा, आप जितनी जगह स्वयं से जाने के लिए, क्योंकि किसी को दूर बैठकर नहीं जाना है, जा सकता। घुमक्कड़ वृत्ति है और उस घुमक्कड़ वृत्ति के पीछे को कविता है एक बूंद वाली, उसकी 4 लाइनें में आपको कहूँ। जब कहते हैं लास्ट में कहते हैं कि जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह घर छोड़ कर मैं क्यों खड़ी, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, गिर पड़ूंगी जल अंगारे पर किसी, बह गई उस खाल एक ऐसी हवा, वह समंदर ओर आई अनबनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी, लोग यूं ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है। बिल्कुल ठीक बात। मुझे जो वीणा बनाया मेरे प्रवास ने बनाया, मेरे घूमने ने बनाया, मेरे ट्रांसफर ने बनाया जी, पूरे देश मैंने घूमा। और जब वहां गई तब मुझे लगा कि अरे यहाँ नहीं आती तो शायद मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू छूट जाता है। तो लिखना, बोलना, घूमना, कुल मिलाकर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के इतने शेड हो सकते हैं, उसे कोशिश करनी। कुकिंग मेरा पैशन है, मैं घर में चाहे मेरी कितनी भी नौकरी बड़ी हो, कितने भी सामाजिक कार्य, कुकिंग का खाना मैं ही बनाऊं, अपने हाथ से परसकर गरम गरम खिलाऊंगी, वो मेरा पैशन है। उसमें कोई मेरी मजबूरी नहीं है, चाहूँ तो मैं व्यवस्था कर सकती हूँ वैकल्पिक, लेकिन मुझे अच्छा लगता है और मैं करती हूँ।
अब अंतिम प्रश्न के तौर पर दीदी जानना चाहूंगा कि उदीयमान और नवोदित लेखक हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? हाँ, उदीयमान लेखक को मैं सुधी लेखक कह रही हूँ, अब नहीं है तो सुधी बन जाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में चले गए हैं कि संदेश है वे लोग लिखें, सोच समझकर लिखें, मन से लिखें, सरल लिखें, सहज लिखें, बनावटीपन ना लाएं, अधिक अलंकारिकता में ना फंसें, तर्क संगत लिखें और जिस वर्ग के लिए लिखा जा रहा है उसे ध्यान रखें और लेखन के लिए पूरी तरह समर्पित रहें। किसी की गुलामी के तहत ना लिखें, लिखना पसंद है। ठीक बात है। और कोई बात आप जो समझे उचित बोलना? हाँ, बस उसे मेरी अंतिम बात ही मान लीजिए। मुझे लगता है कि जितना लिखा जाता है उससे अधिक पढ़ा जाना चाहिए। केवल पुस्तकों का लिखना, उन्हें सजाकर रख देना, उन विचारों का मन में ना जाना, सिलेबस के रूप में 2-4 कुछ चीजें पढ़कर पास हो जाना, ये व्यक्ति की जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। बहुत प्रारंभ से हमें सिखाया जाता रहा, सच बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को स्नेह दो, शुद्ध लेख लिखाए गए, वो आचरण में नहीं आया तो आज सबका सब बेकार हो गया। तो पुस्तक का लिखा यदि आचरण का विषय बन जाए तो शायद पढ़ना लिखना हमारा सार्थक हो जाए और शायद एक रचनाकार की यही दिली इच्छा हो। बिल्कुल ठीक है संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ वार्ता करके और मुझे लगा कि लोग ऐसे ही वार्ता करते रहेंगे। कभी रचनाकारों को भी आपस में मिल लेना चाहिए, कभी एक दूसरे का बोल लेना चाहिए, सुनना अधिक चाहिए। जी, नहीं, अच्छा रहता है, ज्ञान की वृद्धि भी होती है और ये सारे जो पैकेज तैयार हो रहा है वो लोगों को हेल्प करेगा उनके शोध कार्य में, जानने में, समझने में। बिल्कुल बिल्कुल। संभवतः मुझे नहीं पता अभी, लेकिन अभी मेरे पास सभी की एक एक प्रति है, क्योंकि जितनी आती है वो आज तक मैंने उसका विक्रय नहीं किया, वो सभी इष्ट मित्रों में बढ़ जाती है। कभी आप एक साथ पूरा साहित्य पढ़ेंगे तो शायद आप कहेंगे कि वो त्वरित टिप्पणियां नहीं है, वो गंभीर टिप्पणियां नहीं, वो एक सोची समझी उसके तहत लिखे गए अनुभव हैं जिनको सहेजना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। लग रहा है सब हाथ से छूटा जा रहा है, तो कहीं तो वो हमारी विरासत रह आए, कहीं तो हमारे सांस्कृतिक मूल संरक्षित रह पाए। कोई तो पहल करे, नहीं तो कौन देगा। आज वो संकट आ खड़ा हुआ है कि हमारी भावी पीढ़ियां कहीं उस सब के लिए तरस ना जाए। एक ही पीढ़ी बची है जो थोड़ा बहुत उस दिशा में सोच पाए। तो मेरा वादा है, आप लिखते जाइए, हम प्रकाशित करते जाएंगे, कहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जी संजय जी, चलिए।